नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात तो करेंगे कोरोना काल की ही। अब संक्रमण का आंकड़ा अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में यह आंकड़ा 3 लाख को छूता नजर आ रहा है। तो जंग अभी जारी है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई हमने जीत ली है, लेकिन इस लड़ाई पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाने लगी है और जबरदस्त तरीके से, और छोटे छोटे मुद्दों पर भी अब राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। मैं खास बात कर रहा हूं देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 31 जुलाई तक मरीजों का आंकड़ा, कोरोना का संक्रमण 5.5 लाख तक पहुंच सकता है। यह दावा किया है दिल्ली सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। फिलहाल 33,000 से थोड़ा ऊपर है दिल्ली का आंकड़ा। लेकिन दिल्ली में अब राजनीति किस बात पर आ गई? मुद्दे क्या होने चाहिए कि भाई टेस्टिंग कितनी हो रही है, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, जो मरीज हैं, जो परेशान हैं, क्या उन्हें अस्पतालों में दाखिला मिल रहा है। इस पर भी राजनीति हुई थी, उस पर भी मैंने शो किया था कि दिल्ली वासियों का ही पहले दिल्ली के अस्पतालों में इलाज हो। फिर एलजी कूद पड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी आए दिल्ली में इलाज करा सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था नहीं, बीजेपी के दबाव में उपराज्यपाल इस तरह का फैसला सुना रहे हैं। तो उधर तो राजनीति हो रही थी, वहां बिस्तरों की जो बात है उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। किसी को भी अगर कोरोना हो जाता है तो उसका इलाज होगा क्या, यह अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन बात आ गई है अब मौत पर। मौत के आंकड़ों पर भी राजनीति हो रही है दिल्ली में। और यह कैसे हुई? बीजेपी के नेता हैं, उत्तरी एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जयप्रकाश। उन्होंने दावा किया है कि 10 जून तक दिल्ली में 2098 लोगों की मौत हो गई है। 2098 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सरकारी आंकड़ा क्या है, वो तो 984 का है। तो अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि नहीं, दिल्ली सरकार जानबूझकर मौत का आंकड़ा कम बता रही है। आप लेवल देखिए राजनीति का कहां पर हो रही है कि मौत का आंकड़ा 2098 है, दिल्ली सरकार 984 बता रही है, कमतर बता रही है, अपनी विफलताएं, अपनी नाकामी छिपा रही है, और आम आदमी पार्टी इसे ओछी राजनीति करार दे रही है। बयानबाजी सुनिए, आप भी देखिए हो क्या रहा है। दिल्ली के अंदर मार्च के महीने से लेकर के और 10 जून तक का जो आंकड़ा है, उसमें तीनों नगर निगम का मिलाकर के जिन लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, उनका जो हमने संस्कार किया है वो लगभग 2098 केस है, जिनका हमने कब्रिस्तान और शमशान घाट पे संस्कार किया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केस हैं? ये बिल्कुल सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। सस्पेक्टेड जो केस है उनका हमने अलग आंकड़ा दिया था, लगभग 200 केस वो भी हैं जिनका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर बोल सकता हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली एक, झगड़े अनेक, और दिल्ली वाले कोरोना से लड़े, नेता आपस में लड़े। कोरोना से जंग नहीं हो रही है, राजनीतिक जंग लड़ी जा रही है। चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है दिल्ली में, उनके मुख्य प्रवक्ता राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद मेरे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक दत्त हैं, और बतौर एक्सपर्ट लगातार मैं उन्हें अपने शो में बुलाता हूं, उनकी राय में लेता रहता हूं, डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशीष, शुरुआत में आपसे करूंगा। 2098 का ये आंकड़ा जयप्रकाश कहां से लेकर आए? संदीप जी, दिल्ली में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, उसमें पंजाबी बाग शमशान घाट के जो सीएनजी शवदाह गृह है, उसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कोरोना से दुखद मौतों के संस्कार किए जाएंगे। ये
प्रोटोकॉल के तहत तय किया गया है कि पंजाबी बाग में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी दुखद मृतकों के शव का दाह संस्कार पंजाबी बाग में होगा। और उसी तरह निगम बोध घाट के सीएनजी शवदाह गृह में पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जो दुखद मृत्यु है उनके शवों का दाह संस्कार होगा। ये प्रोटोकॉल के तहत तय है और निगम के पास जो निगम की ड्यूटीज के अंतर्गत डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना निगम का काम है। जो लोग अपने मृतकों के मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेने आते हैं, और जो आपको ये भी यहां ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के शवों को उनके परिजनों को न देकर उसी शवदाह गृह में ले जाया जाता है। जिस अस्पताल में मृत्यु होती है वहीं से जो हीरेज वैन जिसे कहते हैं, शव वाहन जिसे कहते हैं, उसमें ले जाया जाता है। और ये बात आज ही नहीं उठी है। तो नहीं, मैं बिल्कुल टोटल क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। कई बार एक बात कहकर और उस पर राजनीति हो जाती है, उस बात की तह तक हम नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं तह में जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पंजाबी बाग और निगम बोध घाट का जिक्र किया है आशीष सूद, तो आप दावे से ये कह सकते हैं ये 2098 जो लोगों का अंतिम संस्कार हुआ वो सभी कोरोना पॉजिटिव थे, या नॉर्मल लोग जो मौत हो गई उनका भी वहां दाह संस्कार अंतिम संस्कार हुआ है? जरा मेरे विषय को जरा आप गौर से सुनेंगे। सीएनजी में जितने शवों का दाह संस्कार होता है निगम बोध पर और पंजाबी बाग में, इन दोनों में जो दाह संस्कार होता है वो कोरोना पीड़ित पेशेंट्स का, जिनकी दुखद मृत्यु होती है, उन लोगों का होता है। नंबर 1। नंबर 2, वहां पर मृतकों का शव कोई भी लेकर नहीं आता है। जिस अस्पताल में उसका इलाज चलता है उस अस्पताल का शव वाहन वहां लेकर आता है और उसके परिजन, अपने दुख के मारे परिजन वहां होते हैं, उनके सामने संस्कार किया जाता है। ये प्रोटोकॉल तय है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बातें अगर फेस वैल्यू पर लूंगा, अभी संजय सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, आशीष सूद, मैं आपकी बातें फेस वैल्यू पर लूं तो जिस व्यवस्था का, जिस प्रोसीजर का आम आदमी पार्टी हवाला दे रही है वो तो पूरी धज्जियां उसकी उड़ गई। हाई कोर्ट की निगरानी में डॉक्टरों की एक कमेटी है, वो आंकड़ा बताती है। अभी मैं लव अग्रवाल जो संयुक्त सचिव हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में, उन्होंने क्या कहा है आंकड़ों को लेकर, उनका बयान भी सुनवा देता हूं, फिर मैं सवाल आगे बढ़ाऊंगा। सुनवाइए। सर, जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार दे रही है वही आंकड़े हमने आपको दिए हैं। आप इसको मान के चलें कि जो कोविड रिलेटेड डेथ है जो स्टेट ने रिपोर्ट किए हैं वही डेथ हम आपको बता रहे हैं। तो केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय भी वही 984 डेथ्स बता रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक डॉक्टरों की कमेटी है। मतलब इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, हाई कोर्ट की निगरानी की अनदेखी, केंद्र सरकार भी वही आंकड़े जारी कर रही है जो दिल्ली सरकार उन्हें बता रही है, और आपके एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिल्कुल ही अलग तस्वीर बता रहे। संदीप जी, इसमें ये आज का विषय नहीं है। सबसे पहले आज से करीब 20 दिन पहले जब दिल्ली सरकार 200 मृत्युओं का आंकड़ा देती थी, तब 800 के आंकड़े पर हमें लोगों ने पंजाबी बाग और वहां पर जानकारी लेकर, तब तक लॉकडाउन था, तब तक डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निगम का मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र देने का पंजीकरण कार्यालय भी नहीं खुला था। तब इसी तरह की जानकारी, क्योंकि पंजाबी बाग पर लगातार शव आ रहे हैं, दिल्ली सरकार कब बता रही है? मेरा सवाल देखिए आशीष, आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं फेस वैल्यू पर आपके दावे अभी सही मान रहा हूं, आप जो दावा कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, मतलब हाई कोर्ट की निगरानी, डॉक्टरों की एक बाकायदा अधिकृत कमेटी जो आंकड़े जारी करती है, जिन आंकड़ों को केंद्र सरकार भी मोहर लगाकर जारी करती है, वो सब फर्जी हैं। तो केंद्र सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही? आप तो बीजेपी के हैं, सरकार भी केंद्र में बीजेपी की है। मुझे ये समझाइए। डिजास्टर, हाँ मैं जवाब देता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जिसमें सभी पदाधिकारी दिल्ली सरकार के भी जाते हैं, सभी आला अधिकारिंदे दिल्ली सरकार के और मंत्री भी जाते हैं। एक पद्धति है
दिल्ली सरकार तो बातों को बनाने में बड़ी माहिर है। नहीं नहीं, केंद्र सरकार क्यों मान रही है? दिल्ली सरकार के सवाल मैं अभी पूछूंगा संजय सिंह से। डॉक्टरों की कमिटी गलत आंकड़ा जारी कर रही है, हाईकोर्ट की निगरानी है, केंद्र सरकार भी उन आंकड़ों को मान रही है, उसको मानना इतना है, बड़ा फर्जीवाड़ा दिल्ली में। ये प्रोटोकॉल है, मानना होगा, ये प्रोटोकॉल है, मगर हम बता रहे हैं मतलब ये डॉक्टरों की कमिटी भी फर्जीवाड़ा कर रही है। ये देखिए, सुनिए संदीप जी, सुनिए, ये कोई छुपी बात तो नहीं है। शवदाह गृह में जो शवों का दाह संस्कार हो रहा है उसका पंजीकरण हो रहा है ना। ये तो मेरा सवाल आशीष, आप सीधा आरोप, आप देखिए, एक मिनट आशीष, एक मिनट आशीष, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं पूरा मौका एक एक चीज में यहां पर तफसील से जानकारी लूंगा। डॉक्टरों की यह कमेटी भी फर्जीवाड़ा कर रही है। आपने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी थोड़ा जारी कर रही है, ये आंकड़े तो डॉक्टरों की कमेटी जारी करती है। सर 2 सेकंड तो दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए। संदीप जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। हाँ। जरा गंभीरता से सुनिए, मेरी बात को समझिए। पंजाबी बाग शवदाह गृह के सीएनजी में कोविड के मृतकों का संस्कार होगा, ये हमने तो तय नहीं किया ना। ये तय उसी कमेटी ने, उसी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डॉक्टरों की कमेटी को ये बेसिक जानकारी भी नहीं है सर। आप डॉक्टरों की कमेटी पे भी सवाल उठा रहे हैं ना। ये तो संजय सिंह जी कह रहे हैं ना कि डॉक्टरों की कमेटी निगरानी के हाई कोर्ट की कोई निगरानी नहीं है। एक झूठ बोल रहे हैं संजय सिंह, मैं ये सारे सवाल इनसे पूछूंगा। एक पीआईएल डली थी, हाँ। उस पीआईएल के किन्हीं विषयों में एक विषय में डेथ के बारे में कोई एक टिप्पणी हाईकोर्ट ने की थी। हाईकोर्ट तो 50 टिप्पणी और कर चुका है। दिल्ली में भूख के मरने के बारे में, दिल्ली में भोजन ठीक नहीं। आप कह रहे हैं हाईकोर्ट की कोई निगरानी नहीं है, आप कह रहे हैं डॉक्टरों की कोई कमेटी नहीं है। क्या डॉक्टरों की तो कमेटी है ना? हाईकोर्ट की निगरानी नहीं है साहब, डॉक्टरों की कमेटी है। हाईकोर्ट की कोई निगरानी डॉक्टरों की कमेटी है, वो प्रोफेशनल्स हैं कि नहीं? वो गलत आंकड़े जारी कर रहे हैं। सर, डॉक्टरों की कमेटी हर हॉस्पिटल में जाती है क्या हर जांच को देखने के लिए? मतलब वो अनभिज्ञ हैं? नहीं, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैं तय में जा रहा हूं। मैं इनको जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। इस दुखद तो मतलब डॉक्टर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी फर्जीवाड़ा कर रही है, दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है। एक मिनट अब संजय सिंह स्क्रीन पर। संजय सिंह, डॉक्टरों की कमेटी फर्जीवाड़ा कर रही है और हाईकोर्ट की कोई निगरानी नहीं है, दावा कर रहे हैं आशीष सूद। दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है और आपके फर्जीवाड़े के चलते केंद्र सरकार भी वही आंकड़े जारी कर रही है। ऐसे विषय पर आपके टीवी चैनल पे बैठ के मुझे बहस करनी पड़ेगी। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। संजय बोलिए आप। संदीप जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे विषय पर हम लोगों को बहस करनी पड़ेगी। मैं हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़ के सुना दे रहा हूं, हाई कोर्ट का आदेश पढ़ के सुना दे रहा हूं। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा, देयर इज नो डाउट दैट मेंबर्स ऑफ द कमिटी एक सेकेंड, मैं पूरा ऑर्डर पढ़ के सुना दे रहा हूं। देयर इज नो डाउट दैट मेंबर्स ऑफ द कमिटी are experts in their subject and field, and there seems to be no fabrication being done, nor is there are any material to show false fabrication of data in question being published by the respondents. ये मेरा आदेश नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। कौन सी तारीख का आदेश है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी, डॉक्टर्स उन्हीं कोरोना योद्धाओं की ऑडिट कमेटी जो डेथ को डिक्लेयर करती है, उनके एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है और उनके द्वारा जारी किए गए डेटा में किसी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, वो आंकड़े अक्षरशः सही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप राजनीति कीजिए, खूब राजनीति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत विषय मिलेंगे राजनीति करने के। चुनाव में राजनीति करिए, हमारे खिलाफ रैली करिए, प्रदर्शन करिए। कम से कम इस महासंकट के समय में, एक वैश्विक महामारी जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक पूरे देश दुनिया के सामने एक मौका आया है,
आज ऐसे समय में हम लोग मौत के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पर जो मैं आशीष सूद पूछना कह रहे चाहता हैं, हूं एक संदीप मिनट जी, संजय, क्या वो मैं लाजर डॉक्टर्स, सवाल वो पर कोरोना आऊंगा, योद्धा मैं जो इसको दिन रात पहले काम सेटल कर रहे करना हैं, चाहता हूं। क्या वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं? एक मिनट, क्या वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं संदीप जी? हाँ संदीप ये जी, सवाल क्या वो है, आम ये मैंने आदमी उनसे पार्टी के पूछा। सदस्य हैं? एक मिनट, क्या वो हमारे चक्कर में अपनी नौकरी गंवाएंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? अरे वो तो डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना योद्धा हैं। उनको जो आंकड़े मिलते हैं, जो डेटा मिलता है, उसी के हिसाब से वो उसको जारी तो करते हैं। यहां पर एक मिनट संजय उनके सिंह, ऊपर संजय सिंह अब हाई- सवाल सुनिए, संजय सिंह मेरा सवाल सुनिए। जो आशीष सूद दावा कर रहे हैं, पंजाबी बाग और निगमबोध घाट का जो जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज जिन्होंने दम तोड़ दिया उन्हें ही लाया जा रहा है, सीधे वहां लाया जाता है, तो उनका दावा क्या गलत है? मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी बनी है, आम आदमी पार्टी की ऑडिट कमेटी नहीं है। डेथ ऑडिट कमेटी डॉक्टर्स की है। कोरोना योद्धा जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप अपने इस बयान से उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको डेमोरलाइज कर रहे हैं, जिनकी एक्सपर्टीज के ऊपर उच्च न्यायालय ने मोहर लगाई है और उनके द्वारा ये डेथ का आंकड़ा, ये मौत का आंकड़ा जारी किया जाता है। ये कोई संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मेरे का सवाल का कार्यकर्ता जवाब नहीं जारी दिया करता। संजय सिंह आपने। और वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जो वो आशीष हमारे सूद चक्कर दावा में कर अपनी रहे लाइसेंस हैं नहीं रद्द कि कराएंगे, पंजाबी अपनी बाग नौकरी नहीं और गंवाएंगे। निगमबोध घाट में जिन्हें हमारे लाया चक्कर जा में रहा है अपनी वो नौकरी कोरोना नहीं गंवाएंगे। संक्रमित थे जिनकी मौत हुई है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, अरे निगमबोध घाट या पंजाबी बाग घाट में हर तरह के मृत्यु से जो लोग जाते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो दूसरी बीमारियों से भी जिन लोगों की मृत्यु होती है उनका भी अंतिम संस्कार वहां पर होता है। सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता, अन्य कारणों से भी जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है उनका भी अंतिम संस्कार होता है। मैं तो सीधे सीधे एक बात कह रहा हूं कि क्या वो डॉक्टर्स आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या वो डॉक्टर्स हमारे चक्कर में अपनी नौकरी गंवाएंगे? क्या अपना लाइसेंस रद्द करवाएंगे? क्या और इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, 1000 डेथ का डेटा वो पूरा छुपा ले जाएंगे? इस पे कौन यकीन करेगा? अभिषेक और दत्त, मैं ये 1 घंटे की टीवी चैनल के बहस में भी नहीं, संदीप मैं जी तय इसीलिए नहीं हो अभी पाएगा। दायरा बड़ा करने वाला हूं। तो मैं तो पहले सिर्फ ये इस कहना बात की चाहूंगा, तह में निवेदन जाना करना चाहता था, चाहूंगा, दर्शकों इस को महामारी, पूरी इस जानकारी देना महासंकट चाहता था। में और सब लोग मैं एक साथ आइए, सब लोग एक साथ आकर इस महामारी, इस महासंकट से लड़िए। इसीलिए संजय सिंह, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि यहां कोरोना से लड़ाई नहीं हो रही, राजनीतिक लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ से ये ताली बज रही है। अभिषेक, आपको समझ में आया ये खेल? संदीप जी, मेरे को खेल समझ में आया? सर, मैं आपको खेल समझा देता हूँ, मैं आपको पूरा तरीके से खेल समझाता हूँ क्या है। हाँ, संजय सिंह ने जिस रिट पिटीशन की बात करी है 3234/2020 की, उन्होंने बीच की उसकी साइटेशन तो पढ़ ली। मैं संजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़े। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिट पिटीशन क्या थी। कुछ अखबारों के आंकड़े लेके एक व्यक्ति हाईकोर्ट के पास गया। उसने हाईकोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करी कि दिल्ली के डेथ केसेस को ढंग से नहीं बताया जा रहा। अखबार के जो ये साइटेशन उन्होंने पढ़ी है उसका जो 10th पैराग्राफ जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने बोला कि देयर इज नो सब्सटेंशियल डेटा ऑफ द गवर्नमेंट अलोंगसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस रिट पिटीशन कैन बी मेंटेन्ड एंड द पर्सन कैन कम बैक टू द कोर्ट अगेन। क्या प्रॉब्लम थी सर? जब ये रिट पिटीशन लगी तो जिस भी आदमी ने PIL लगाई, जल्दबाजी में उसने सरकारों का MCD का ऑफिशियल आंकड़ा उसमें नहीं जोड़ा, वो अखबार की कटिंग लेके कोर्ट गया। कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है, संजय सिंह जी अभी डिबेट के समय आप उसकी लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और अपने लीगल वाले से पढ़वा लीजिएगा। आपने बीच का पढ़ा, आई रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि उसने ये बोला कि आप इन आंकड़ों को अगर सरकार के थ्रू लाए होते, सरकारी दस्तावेज के साथ लाए होते तो ये मेंटेनेबल होता। ये वो रिट पिटीशन थी। और मुझे सरप्राइज हूं कि इतना बड़ा झूठ ये पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोविड डेथ पे बोल रही है। उन्होंने डॉक्टर की इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करा, उन्होंने जिसने रिट पिटीशन लगाई उसके पेपर्स को चैलेंज करा कि आप अखबारों के आंकड़े लेके मत आइए। उसमें नीचे सोर्स लिखा था अखबार, अगर सोर्स उसमें साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा होता, सोर्स उसके अंदर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा होता, तो वो रिट पिटीशन मेंटेनेबल होती है। इन्हीं का संजय सिंह जी आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। सर, मैं आपको WHO की गाइडलाइन बताना चाहता हूँ। WHO की गाइडलाइन बहुत क्लियर कहती है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस, अंडरलाइन केसेस,
ओनली ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट के वर्ड को डिलीट करा गया है। उसके अलावा कोई भी डेथ होगी तो उसको कोविड-19 की डेथ माना जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह रही है, WHO कह रही है, जिसके बेसिस पे पूरी लड़ाई आगे बढ़ रही है। तो मैं नहीं अभिषेक, एक मिनट फैक्ट्स में, इतने फैक्ट्स में कंफ्यूज हो जाता है व्यूअर। मैं बिल्कुल सरल सादी भाषा का इस्तेमाल करके मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट आशीष, होल्ड योर हॉर्सेस। पहले मैं अभिषेक से सवाल कर रहा हूं ना अभी। अभिषेक मुझे ये बताइए, मतलब डॉक्टरों की जो ये कमेटी है, जो संजय सिंह लगातार कह रहे हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो गलत आंकड़े जारी कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप मेरे को बोलने दीजिएगा, मैं आपसे 1 मिनट कहूंगा। मैं डॉक्टर्स के पास बॉडी तब आएगी जब डॉक्टर्स तक बॉडी पहुंचेगी। कल इंडियन एक्सप्रेस की अखबार में एक आर्टिकल था कि 250 डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में थी और किसी की पिताजी की दूसरी बॉडी उन्होंने क्रिमेट कर दिया। अखबार का आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी का आर्टिकल नहीं है। सर, डॉक्टर के पास जब बॉडी पहुंचेगी तो ही तो डॉक्टर्स अपना काम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं संजय सिंह जी से कि एक आंकड़ा आप फॉरवर्ड कर दीजिए, LNJP में जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल में मॉर्चरी में आज की डेट में कितनी डेड बॉडीज पड़ी है, आप वो ऑफिशियल आंकड़ा निकाल दीजिए। जब उनके पास बॉडी पहुंचेगी तो डॉक्टर्स की कमेटी अपना काम करेगी। जब वो बॉडीज ही नहीं पहुंचेंगी तो काम क्या करेंगी? और सेकेंडली, दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे डेड बॉडीज की कोई भी ट्रेसिंग नहीं हो रही। अगर मैं गलत कह रहा हूं संजय सिंह जी मुझे करेक्ट कर दे। जो ठीक है, आपने 2 आरोप लगाए। संजय सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आपने लास्ट पैरा नहीं पढ़ा है और ये अखबारों की कतरन और आंकड़ों के बिना पर ये PIL ये जनहित याचिका थी। ठीक है, मेरा यह कहना है कि अगर डॉक्टर्स की कमेटी ही अनाउंस कर रही है, डॉक्टर्स के पास जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कर रही है। अभिषेक दत्त जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर जिसकी निगरानी में कोई कोरोना मरीज उसका देहांत हो जाता है, उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है, वो उसकी रिपोर्ट गायब कर लेगा। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो सकती है क्या? अरे भाई, जो जिसकी डेथ होगी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद डॉक्टर की निगरानी होती है, नर्सेस की निगरानी होती है, वो डॉक्टर्स उसको बाकायदा रिपोर्ट करते हैं डेथ ऑडिट कमेटी की, जो कोरोना वॉरियर, जो कोरोना योद्धाओं की कमेटी है। उस रिपोर्ट के आधार पर वो डेथ ऑडिट कमेटी रिपोर्ट को जारी करती है। आप कह रहे हैं कि वो डेथ ऑडिट कमेटी नहीं, अभिषेक जो कह रहे हैं ना संजय, वो ये कह रहे हैं बहुत से लोग तो दाखिल ही नहीं हो पा रहे हैं अस्पतालों में और उनकी कोरोना के चलते मौत हो रही है, उनकी अकाउंटिंग नहीं हो रही है, ट्रेसिंग नहीं हो रही है। वो सीधा 3 राज्यों पर आरोप लगा रहे। देखिए, ऐसा है तो अगर उनकी काउंटिंग, एक सेकेंड, कोरोना टेस्टिंग जिसकी हो रही है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना ऑडिट, ये डेथ ऑडिट कमेटी के पास आ रही है, उसका पूरा का पूरा सही अनाउंसमेंट डेथ ऑडिट कमेटी कर रही है। उनके ऊपर संदेह करने का हम लोगों के पास कोई कारण नहीं है। हाँ, उस पर राजनीति करने का कारण 1000। नहीं, राजनीति तो देखिए, मैं पूरी राजनीतिक डिबेट कर सकता था। मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं, हम फिजूल की बातों में कितना वक्त जाया करते हैं। शर्म आ रही है कि आज ऐसे गंभीर विषय पे, ऐसे महासंकट के समय में भी एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। मौत के आंकड़ों तक पे सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर वली, 1 मिनट, डॉक्टर एम वली, आपको बात समझ में आई? डॉक्टर वली, लड़ाई किस बात की लड़नी है? बेड अवेलेबल नहीं है। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी खबर थी, इफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर 70% एम्प्टी, व्हाई कांट पीपल गेट बेड्स? 70% सरकारी अस्पतालों के बिस्तर खाली पड़े हुए हैं और मरीज दर दर मारा भटकता फिर रहा है। टेस्ट हो नहीं पा रहे, उसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, विशुद्ध जुगाड़। आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो बेड नहीं मिल रहे हैं। बेड मिल भी जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, वहां पर गुंडागर्दी हो रही है। 8-8, 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं कैश में, और हम यहां मौत के आंकड़ों पर राजनीति कर रहे हैं। आपको बात समझ में आई कुछ? मैं तो अभी संजय सिंह साहब के साथ ही था एक चैनल पे डिस्कशन में, और मुझे ये लगा कि इतना ज्यादा एयर टाइम वेस्ट हो रहा है। ये देखिए, आपने इनकी मुश्किल सबकी आसान कर दी। आपने लव अग्रवाल को कोट कर दिया। जब उनका डाटा आ गया तो ये ऑथेंटिकेट हो गया। अब ये एक ट्वीट आ रहा था शाम, मुझे भी वो आया ट्वीट, तो उस ट्वीट से ऐसी खलबली मच गई कि हम अपना असली मुद्दा ही भूल गए।
every 32 minutes almost there is a person dying of COVID in Delhi. This is also an आंकड़ा, डाटा है ये। तो उसकी फिक्र करें और ये एडवर्टाइज करें। हम जो बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, कि लोग चिंता ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल्स में एडमिट हों। वो लोग जिनको एडमिशन की जरूरत है, एकदम से बेड नहीं भरने हैं, तो वो हम इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। अब ये मौत के आंकड़ों पर बहस, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और खालिस किसी एक ट्वीट के आने से मैं नहीं समझता कि इतना हम लोग एक्साइट हो जाएं। मैं ये कह रहा हूं हम जिंदा लोगों की फिक्र करें, न कि हम डेड बॉडीज को काउंट करें। प्लीज जिंदा लोगों की फिक्र नहीं, इसमें खेल ये हो रहा है डॉक्टर वली, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। देखिए, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आम आदमी के मन में भी, जहन में ये सवाल है कि अरे भाई देखिए क्या होता है दिल्ली में, जब उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसले को निरस्त कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। दिल्ली सरकार पहले फैसला जारी करती है दिल्ली में, दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वासियों का इलाज होगा जी, तो उपराज्यपाल कहते हैं नहीं, नथिंग डूइंग, कोई भी देशवासी आकर दिल्ली में अपना इलाज करा सकता है। उसके बाद दिल्ली सरकार आंकड़ा लेकर आती है, बताती है 15 जून तक कितने होंगे, 30 जून तक कितने होंगे और 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएंगे। देखिए, सारा आंकड़ों का खेल, हमें भयभीत किया जा रहा है क्या? और इन आंकड़ों में अब मौत की बात भी आने लगे, आदमी डरता है ना। क्या अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? ऐसे हो सकता है? मैं मूल सवाल पर आ रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर में जहां डॉक्टरों की एक कमेटी है, अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है क्या? एक लाइन बोल दूं मैं जी। कल जब पूरे दिन मुझे इतना अच्छा लगा, केजरीवाल साहब अमित शाह साहब से मिलके आए थे, इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आए और कोई ऐसा मुझे आभास नहीं हुआ। मैं रात को 4-4 बजे तक देखता हूं, रिसर्च करता हूं कि कोई अब बदमजगी है। आज फिर ये शुरू हो गया काम, तो इसके लिए हम इसको पोस्टपोन करें। आम आदमी तो डरा हुआ है, ये तो सच्चाई है, बहुत डरे हुए लोग, रोते हुए आते हैं मेरे पास। मैं कैसे उनको समझाता हूँ, रिएश्योर करता हूँ, कोविड के बारे में जो डर है वो निकालता हूँ। हर आदमी डरा हुआ है और उसको आशंका यही है कि कल मैं अगर बीमार हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो हम लोग सब इस बात पे काम करें कि कोविड से अभी डरना नहीं है। देखिए, कोविड बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ठीक है, तो राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो आशीष, अब मैं देखिए मूल मुद्दे पर आता हूं। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई कोरोना से है ना। हम ये राजनीतिक जंग क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी खबर क्या होती है? बड़ी खबर दिल्ली की मुझे जो लगी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप राजनीतिक अपना नफा नुकसान सारे दल देखते हैं, मैं एक आम आदमी के नजरिए से देख रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी अस्पतालों में 70% बेड खाली हैं, तो आम मरीज को, आम लोगों को बिस्तर क्यों नहीं मिल पा रहे? 61% लोकनायक हॉस्पिटल में, 89% गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 49%, दीपचंद बंधु में 53%, राजा हरीशचंद्र में 87%, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में 100 के 100%, सारे बेड खाली पड़े हैं। आम आदमी मारा मारा फिर रहा है। हम बात कर रहे हैं मौत के आंकड़ों की। ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस आपदा के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर विपक्ष के नाते अगर हम सरकार की कमियां, हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीजों को ठीक करने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर कबूतर की तरह आंख बंद कर लेगी तो बिल्ली तो आएगी ही ना। ये देखिए, ये 10/4 का एक ऑर्डर है। ये 10/4 के ऑर्डर की कॉपी सभी हॉस्पिटल्स को दी गई है। भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल GNTCTD के द्वारा जारी किया गया किस आधार पर डेड बॉडीज कहां पर बरियल के लिए जाएंगी, कहां पर जाएगी। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर की कॉपी है साहब। मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये 10/4 की कॉपी है। अब आगे आइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भयभीत करने की कोशिश की जाती है। सर, दिल्ली में बाहर से लोग आ जाए, दिल्ली सरकार असल में काबू नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार के पास कोई यंत्रणा नहीं है जिससे वो इस आपदा की नहीं, में अब एक मिनट देखिए आशीष, यही जब राजनीति होती है ना, एक मिनट आशीष, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए, जब ये राजनीति होती है ना, आप दिल्ली सरकार को पकड़ोगे, ये डरा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे कि 75% जो मजदूर महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हैं,
वो कोरोना पॉजिटिव निकले। 50% दिल्ली से जो आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 25% दूसरे राज्यों से आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। टोटल आंकड़ा 6,228 का था। बाद में पता लगता है सिर्फ 3% मजदूर संक्रमित थे, जो टोटल पलायन हुआ उसका 3%। तो ये आंकड़ेबाजी, और ये आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली पर हमला करेंगे और देश की बात नहीं करेंगे। ये पूरी समस्या है ना, ये किसी राजनीतिक दल की समस्या है? ये जात पात धर्म देखकर आता है क्या कोरोना? मेरा सवाल ये है आशीष। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, आंकड़ा बताता हूँ, समझिए बात को। हाँ। बात को समझिए। दिल्ली में एक्टिव केसेस है आज 20,000, उत्तर प्रदेश में 4,500, हरियाणा में 2,500, राजस्थान में 3,000, पंजाब में 500, कुल मिला के 10,500 एक्टिव केसेस दिल्ली के पेरिफेरी के 5 राज्यों में है। दिल्ली सरकार में, अगर दिल्ली में 15 दिन में डबल हो रहा है, उन राज्यों में 15 दिन में डबल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने उठाया 15 दिन में इतना डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल करके दिल्ली को भयभीत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास यंत्रणा नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है कि कैसे इस पैंडेमिक को रोकना है, कैसे इस पैंडेमिक को। आज कह रहे हैं कि हम स्टेडियम्स में बेड लगाएंगे। दिल्ली सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जब चर्चा की थी तो बहुत सारे सांसदों ने इस बात को बताया था आज से 2 महीने पहले। दिल्ली सरकार ने उस पर काम नहीं किया। गंभीर आरोप है आपका संजय सिंह स्क्रीन पर। संजय सिंह, आप लोगों को डरा रहे हैं क्या? भयभीत कर रहे हैं क्या? मैं लार्जर सवाल पर आता हूं। देखिए, पहली बात तो आशीष सूद जी से आप ये खुद ही पूछ लीजिएगा जब उनकी बारी आएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थितियां बहुत सामान्य हैं। तो फिर तो हरियाणा और गुड़गांव और नोएडा, सोनीपत, गाजियाबाद, यहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं, यहां पे जो डॉक्टर्स हैं, उनको दिल्ली की मदद में लगना चाहिए अगर वो दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। और इस समय सबको मिलकर लड़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात के लिए भी प्रयास करेंगे कि यूपी की गवर्नमेंट और खट्टर की गवर्नमेंट वो भी हमारी मदद में लगेगी। दूसरी बात जो तैयारियों से संबंधित है, मैं बार बार दोहरा चुका, फिर दोहरा रहा हूं। फेज वाइज 30,000 बेड करने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कही है। आज की तारीख में भी 48% बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खाली है। हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में निश्चित रूप से परेशानी हो रही है, उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारा जो ऐप जारी हुआ है, ऐप जारी होने के बाद 1900 लोगों को बिस्तर मिला है, बेड मिला है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, 1900 लोगों को। कुछ लोगों को जो समस्या आई है उस पर हमने कार्रवाई भी किया है। आने वाले दिनों में हम स्टेडियम को भी हॉस्पिटल में मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं संजय सिंह, एक मिनट, मैं बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं 30,000 बेड हम तैयार कर रहे हैं, स्टेडियम्स का भी इस्तेमाल होगा, पर मूल सवाल वो खुद मानते हुए आप उसको सर्कमवेंट कर गए। अगर 6 अस्पतालों में 4,360 बेड हैं, जिनमें से 70% आज भी खाली हैं, पहले उन बेडों का तो इस्तेमाल कर लो, फिर 30,000 भी कर लेना। अभी तो 4,360 में से 70% बेड खाली पड़े हैं। आप 30,000, 50,000, 5.5 लाख के आंकड़े बताने लगते हैं। अरे भाई, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने तैयारी नहीं की है? संदीप जी, फिर तो सवाल उठता है ना कि हमारी तैयारी कैसे नहीं है। फिर मैंने तो यही आपको बताया। टेस्टिंग के मामले में अभी आंकड़ा बता रहे थे, मैं बता रहा हूं 12,198 टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है 10 लाख में, 7400 टेस्टिंग तमिलनाडु में हो रही है, 6200 राजस्थान में हो रही है, 4,400 टेस्टिंग हो रही है महाराष्ट्र में, और गुजरात में हो रही है 3500, उत्तर प्रदेश में हो रही है 1500, मध्य प्रदेश में हो रही है 2300। टेस्टिंग में भी हम नंबर 1 पे हैं पूरे देश में। मृत्यु के आंकड़े को अगर आप देखेंगे, उसमें 6.9% अहमदाबाद है, 3.1% मुंबई है, और दिल्ली 2.6% है। तो ये बेड खाली क्यों है? तैयारियां अगर सरकारी अस्पतालों में बेड खाली क्यों है? संजय सिंह, अभी भी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। तो ये सब कुछ, ये आंकड़े गलत है क्या? अभी भी सरकारी अस्पतालों में बेड खाली क्यों है? भाई, जो लोग आ रहे हैं उनको बेड दिया जा रहा है। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग भी आ रहे हैं उनको बेड दिया जा रहा है, और यही कारण है। देखिए, आप ब्लेम करने को संदीप जी यहां पे कुछ भी कह सकते हैं। 2,600 लोग
मेरे पास आंकड़ा है, इन्हीं हॉस्पिटल से एलएनजेपी और जीटीबी से ठीक होकर भी गए हैं। उन डॉक्टर्स की, उन नर्सेस की, उनकी दिन रात की मेहनत को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि सब कुछ कोलैप्स हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे 2600 लोग इन्हीं अस्पतालों से ठीक होके गए। मेरे पास पूरा आंकड़ा है। नहीं, ये बात ठीक है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। पहली दफा एक खुशखबरी आई है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे, एक मिनट संजय, मैं दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी खबर आज की ये है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और जो रिकवर कर रहे हैं, अब ठीक होने वालों की तादाद संक्रमित होने वालों की तादाद से आगे बढ़ गई है। तो इस जंग में एक और महत्वपूर्ण कदम हमने लिया है। पर संजय, ये जानकारी देने के बाद मेरा सवाल ये, देखिए, आपकी और उपराज्यपाल की जंग होती है, फिर से शुरू हो जाती है जंग। आप कहते हैं दिल्ली वासियों का ही इलाज हो दिल्ली के अस्पतालों में, वो पलट देते हैं। आप कहते हैं बीजेपी का दबाव है। उसके बाद ही आपको याद क्यों आता है कि 15 जून तक आंकड़ा डबल हो जाएगा, फिर 30 जून तक और 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएगा? उससे पहले ये आंकड़े कहां थे? मैं इसे खालिस राजनीति ना मानूं तो क्या मानूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी? क्या ये इस समय निंदा आलोचना करने का समय है? नहीं, ये आंकड़े आपको अभी याद क्यों कहा था ना कि 21 दिन की लड़ाई के बाद देश में कोरोना खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था। हम आलोचना करने पे लग जाएं इस समय? ये वक्त आलोचना का है। और एलजी से हमने कौन सी लड़ाई लड़ी? एलजी साहब ने जो ऑर्डर किया, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है, एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया, हम उसको मानेंगे। केंद्र सरकार ने कोई ऑर्डर कर दिया, हम उसको मानेंगे। हम कौन सी लड़ाई कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। अगर हम लड़ाई करने पे लग जाएंगे तो क्या हुआ? नहीं, मैं समझाता हूं आप लड़ाई क्या कर रहे हैं संजय सिंह। 15 लोग रेल की पटरियों पे मर गए। आप लड़ाई ये कर रहे हैं, औरैया में एक्सीडेंट में मर गए। नहीं, वो सारे सवाल उठाता हूं मैं इस समय। मैं हर सवाल उठाता हूं। करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ लोग मिलकर लड़ेंगे। आप कह रहे हैं मौत का आंकड़ा हम फर्जी दे रहे हैं। नहीं संजय सिंह, देखिए राजनीति क्या कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। राजनीति के लिए ये वक्त राजनीति का नहीं है। आप कर रहे हैं ना राजनीति। महासंकट है इस वक्त, वैश्विक महामारी है। संजय सिंह, आप कर रहे हैं ना राजनीति। मैं समझाता हूं, हो सकता है मैं गलत समझाऊं इस राजनीति को। आप ये कैसे कर रहे हैं राजनीति? सुनिए तो, सवाल तो सुनिए, तभी तो पता लगेगा। आप राजनीति इस तरह से कर रहे हैं कि देखिए, अगर ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया, अगर सिचुएशन काबू से बाहर हो गई, मरीजों का आंकड़ा और बढ़ गया, तो फिर आप कई महीनों तक ताल ठोकेंगे गली गली मोहल्ले में दिल्ली की कि देखिए, हम तो कह रहे थे दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली के अस्पतालों में इलाज हो। ये उपराज्यपाल बीजेपी के दबाव में आ गए, इन्होंने बात नहीं मानी तो दिल्ली का ये हाल हो गया। ये एक राजनीतिक चाल चली है आपने। सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चलिए छोड़िए ना संदीप जी। अरे संदीप जी छोड़िए ना, उसको तो मान लिया हमने। वो बातें फिर क्यों दोहरा रहे हैं? वो तो हमने कह दिया ठीक है, एलजी साहब का जो फैसला हम उसको मान रहे हैं। उसको दोहराने से क्या मतलब निकल जाएगा? हम तो अब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैसे होटल्स में बेड बनेंगे, कैसे बैंक्वेट में बेड बनेंगे, कैसे स्टेडियम में बेड बनेंगे, कैसे ऑक्सीजन का इंतजाम होगा, कैसे वेंटिलेटर और बढ़ेंगे। इतना हमने अब तक किया, आगे और जो करना है वो भी करेंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते संदीप चौधरी जी, उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्य से दिल्ली और मुंबई की स्थिति अलग है। सबसे ज्यादा जनवरी से लेकर मार्च तक अगर विदेशी फ्लाइट्स आई हैं जिसके कारण से ये हब है, ये मैं बात बिल्कुल मानता हूं। खतरा झेलना पड़ा तो दिल्ली और मुंबई को झेलना पड़ा। ये बात मैं मानता हूं। इस बात में कतई कोई दो राय नहीं हो सकती। मुंबई और दिल्ली वो स्पेशल केसेस हैं। अभिषेक दत्त, एक मिनट संजय। अभिषेक दत्त, देखिए राजनीतिक लड़ाई हो रही है ना, इतने आंकड़ेबाजी हो रही है। अब इस बात को क्या डिनाई किया जा सकता है? जैसे अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ही संक्रमण हुआ है, बाकी पूरे देश में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ काबू में है। ये इस तरह का नैरेटिव हम मीडिया वाले बना देते हैं कि दिल्ली में ही समस्या हो गई। आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना अभिषेक, जो क्लेम कर रहे हैं संजय सिंह कि पर मिलियन हर 10 लाख में 12,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग, दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और अगर आंकड़ा बढ़ सकता है, अगर बैंक्वेट हॉल, स्टेडियम्स, इन सबको तैयार किया जा रहा है तो सबको साथ होना चाहिए, या इसमें राजनीतिक नूरा कुश्ती और मीन मेक निकाले जाए? देखिए, संजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं इन्हीं के ही सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। 29 मई को 7600 टेस्ट,
और जिस दिन सबसे ज्यादा 7 जून था उस दिन 3700 टेस्ट किए। इन्हीं के ही आंकड़े बता रहे हैं, इनकी बुलेटिन बता रही है। देखिए, जब दिल्ली में और देश में लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के 70 दिन सरकारों की अपनी व्यवस्थाएं बनानी थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल को बहुत क्लियरली दिल्ली सरकार को कहा कि आप हमारे स्टेडियम ले लीजिए और वहां 2000 क्वारंटीन के बेड बन सकते हैं। मैं, संजय बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर लीडर है, राज्यसभा सांसद भी हैं, मैं तो बहुत छोटा सा एक वर्कर हूं पार्टी का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी स्टेडियम आज तक आपने क्वारंटीन सेंटर एक भी स्टेडियम में बनाया है? आज 70 दिन में आपने कितने स्टेडियम्स को डेवलप कर दिया? और मैं और आपको बड़ी बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी फॉर्म हुई कब? जून 1 को। WHO की गाइडलाइन ने कहा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बननी थी मार्च में, दिल्ली सरकार ने बनाई 1 जून को। और जो उनकी कमेटी ये कहती है महेश वर्मा जी की कि दिल्ली में 10,000 वेंटिलेटर चाहिए होंगे, आज इनके पास 514 वेंटिलेटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूं चलो हॉस्पिटल भी बना लेंगे, स्टेडियम भी टेक ओवर कर लेंगे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कहां से लाएंगे? मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है, आसपास के प्रदेशों से आप लड़ना छोड़ दीजिए। कल को अगर दिल्ली की स्थिति खराब हुई तो हो सकता है पंजाब से, राजस्थान से या यूपी से, यहीं से डॉक्टर आके हमारी सेवा करेंगे। नहीं तो नहीं, पर आप ख्याली पुलाव पुकार रहे हैं। देखिए, एक मिनट अभिषेक, एक मिनट रोकूंगा। अभिषेक सुनिए, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि साथ वाले पड़ोसी राज्यों से सहयोग लीजिए। राज्यों में ही तो लड़ाई हो रही है। बीजेपी शासित राज्य कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस शासित कुछ और कह रहे हैं, बाकी विपक्षी दलों के शासित राज्य कुछ और कह रहे हैं। यहां दिल्ली में तो रोज हमने तमाशा देखा, दिल्ली आप जा सकते हैं पर दिल्ली से वापस नोएडा नहीं आ सकते, गाजियाबाद में नहीं घुस सकते, कोई गुड़गांवा नहीं जा सकता, फिर गुड़गांवा से आ सकते हो तो दिल्ली वालों ने बॉर्डर सील कर दिए। यहां तो आने जाने में दिक्कत हो रही थी। लड़ाई किसने लड़ने की बात सुनी या कोशिश की? बात सुनिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, 2018 में दिल्ली सरकार ने अपने ही अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में इन्होंने ये कहा था कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में केवल दिल्ली के वोटर कार्ड वाले व्यक्ति का इलाज हो सकता है। अशोक अग्रवाल जी हाईकोर्ट गए, इन्हीं के सरकार के राहुल मेहरा वकील दिल्ली सरकार की तरफ से खड़े हुए, हाईकोर्ट के अंदर डब्ल्यू रिट पिटीशन 10,585 2018, जज ने वो पिटीशन उठा के फेंकी, बोला दिल्ली सरकार को कि आप दिल्ली का विभाजन नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता था कोई भी सरकारी हॉस्पिटल किसी भी देश के नागरिक को इलाज करने से मना नहीं कर सकता। तो इन्होंने तो एक बेस बनाना था बहाने मारने का कि कल कोई काम नहीं कर पाएगी, हम तो दिल्ली वालों को इलाज करना चाहते थे। देखिए, दिल्ली नहीं, उस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक मिनट डॉक्टर वली, उस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं किसी भी सूबे के, आप उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, सिर्फ एम वली स्क्रीन पर, आप तमिलनाडु के हों, दिल्ली के हों, तो आपकी पहली प्राथमिकता है उस सूबे के लोगों की जिम्मेदारी निभाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए सहूलियत प्रदान करना। तो इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या दिल्ली में ही दिक्कत है? अब देखिए, ये धीरे धीरे कोरोना की लड़ाई ना वो मरकज और तबलीगी जमात ने ही फैला दिया और फिर प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों पर चला गया। हम इधर से उधर ये गेंद चलती रहती है। अब मौत के आंकड़े पर आ गए। आर वी एज ए नेशन, एक देश के नाते, एक विश्व गुरु होने की ताल ठोकने वाले देश के नाते, क्या आपको लगता है कि हम बहुत गंभीर हैं कोरोना को लेकर? यह गंभीरता है हमारी, हमें सबको मिलकर लड़ना है ना, या आपस में लड़ेंगे हम? मैं बोलूं? जी। ये नहीं, ये तो आपने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना। मिलके लड़ने की तो बात ही हो रही है। अभी आगे बैड डेज अहेड वाली बात है और शुरू से ये बात हो रही है कि हम सबको एक होके, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल को भी बीच में लाइन नहीं खींचनी चाहिए। पेशेंट शुड बी एनकरेज टू कम एनीवेयर दे वांट। हर पेशेंट का अधिकार है, वो एज एन इंडियन सिटीजन कहीं भी जा सकता है। नहीं, वो बड़ी डिबेट है डॉक्टर वली, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूं। अब वो संघीय ढांचे और अलग अलग हम अपने मजदूरों का इलाज कर देंगे। 70 साल में एक बात साफ हो जाती है ना कि हमारे देश में हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करें, विश्व गुरु बनने की बातें करें, ढंग के अस्पताल हम नहीं बना पाए। अगर बिहार यूपी में कोई बीमार होता है वो दिल्ली क्यों आता है? क्योंकि वहां अस्पताल नहीं है।
मध्य प्रदेश में हमारे अस्पताल पास- नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उस बात पर नहीं करेंगे हम। राजनीति करने लगे, अरे दिल्ली वालों ने मना दिल्ली कर में- दिया। आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ। और ये बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली के जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं और दिल्ली सरकार अस्पताल दोनों में बराबर की सुविधाएं, बल्कि कुछ हॉस्पिटल्स तो इंडिया के रिनाउंड हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, जैसे ILBS है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट है। तो हमें इस वक्त एक हो जाना है। हाँ। अपने बेड्स को पूल कर दीजिए, बेड्स को पूल कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे और पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, डर निकालिए। डेथ रेट्स बढ़ेंगी जैसे जैसे हम टेस्ट करेंगे, डेथ रेट डेली मिनट बाय मिनट बढ़ रही है, तो उसको कंटेन करने का यही तरीका है कि लोगों का मूवमेंट कम करें, उनको हम नॉलेज दें कि क्यों बाहर निकल रहे हैं, वो उसको देख के रिव्यू करके निकलें, और वो हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क लगाएं। मास्क का भी बहुत बड़ा रोल आया है एक स्टडी में कि अगर हम मास्क का प्रयोग कांस्टेंट करेंगे तो ये संक्रमण हमारा अभी भी कंटेनमेंट जोन में भी ये कंट्रोल हो सकता है। इसलिए मास्क की बात करें हम लोग, और हम लोग इलाज की बात करें। जो लोग सिक हैं खाली वही अस्पताल जाएं, तो बेड्स की शॉर्टेज मेरे ख्याल से इतनी नहीं होगी। जितना लोग डरे हुए हैं उनका डर निकालना है। और ये जो आंकड़े आए तो इससे वाकई में लोग डर गए थे, लाखों में जो आ गए थे, तो लोग पूछने लगे, मुझे भी कई फोन आए कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई डरो नहीं, एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है, सांख्यिकी औसत है, स्टैटिस्टिकल एवरेज है। तो इसके हिसाब से ये उस फैक्टर पे निकला है जो डबलिंग रेट है। तो अगर डबलिंग रेट हमारी अच्छी हो गई यानी बढ़ गई तो ये आंकड़े कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आप सबको इसमें कोऑपरेट करना है, आप सबको कॉन्शियस रहना है, होशमंद रहना है, सतर्क रहना है। तो इस जितनी टेस्टिंग हो सके हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हमें बेड्स बढ़ाने होंगे, और इस काम के लिए आशीष सूद सबके सहयोग की जरूरत है। पर आपको वो ध्यान होगा ना, एक रिन की एड आती थी टीवी पे, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। हर राजनीतिक दल में ये खेल होने लगा है क्या? अरे वो अच्छा क्यों कर रहा है, अरे सब मिलकर अच्छा करो। आप दिल्ली की कमियां गिनवाएंगे, दिल्ली वाले यूपी की, यूपी वाले महाराष्ट्र की, कोई पश्चिम बंगाल की बातें गिनने लगेगा। ऐसे लड़ेंगे हम लड़ाई? भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? अरे सब सफेद कमीज पहनो ना। संदीप जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। मगर देखिए, मैं पहले अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कबूतर की तरह आंख बंद करने से चीजें नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली आपके सामने मौजूद है। दिल्ली इस स्थिति में पहुंची क्यों है? इस स्थिति में इसलिए पहुंची है कि प्रति संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव केस के पीछे जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग की यंत्रणा खड़ी होनी थी, नेशनल एवरेज 6 है, कर्नाटक 47 कर रहा है, दिल्ली 2 टेस्टिंग और ट्रैकिंग कर पाती है। संक्रमित व्यक्ति का संपर्क कहां हुआ? तैयारियों में कमी है। यह सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है। 30/5 को इन्होंने घोषणा करी, आखिरी ट्वीट किया 30/5 को। यह वो सरकार है जो ट्विटर पे चलती है। 30/5 को घोषणा की कि 1500 बेड बनने वाले GTB अस्पताल में। आज तक उन बेड्स के बारे में कोई सूचना। यह सरकार जाती है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में और आकर कहती है कॉर्पोरेशन हमसे मदद नहीं कर रही। वहां पर सारे डिप्टी CM, हेल्थ मिनिस्टर, वहां रेवेन्यू मिनिस्टर मुंह में दही जमाकर बैठे थे। वहां कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में सारे बेड्स क्यों नहीं मांगे? ये सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए राजनीति करती है। यही तो पूछ रहा हूं आशीष, एक मिनट। आप जितना जोर लगा रहे हैं ना दिल्ली पर, पूरे देश पर भी लगा देते। ये टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग की जो आपने बात की, पूरे देश में क्या हो रहा है? 10 मई से 19 मई तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, आंकड़े नहीं बताए गए देश को। आज टेस्टिंग ट्रैकिंग हो रही है पूरे देश में। यह आंकड़ा कैसे इतना बढ़ गया? क्या मरीजों को अस्पताल मिल रहे हैं? क्या उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है? क्या अस्पतालों की मनमानी नहीं हो रही है? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जा सकती? अगर सवालों की फेहरिस्त हो जाए तो वो इतनी लंबी होगी, हम और कुछ चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। आशीष, संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम हर तरह से जिम्मेदार विपक्ष के नाते हर तरह से दिल्ली सरकार के साथ मदद करने के लिए खड़े हैं। हम कहते हैं कि जहां हमारी मदद की जरूरत है, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। तो यही तो सवाल है। एक मिनट, अब मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट संजय सिंह आपसे चाहूंगा। सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा है?
मतलब नाक की लड़ाई है। आप लोगों की ईगो इतनी बड़ी है कि आपस में बैठकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, जो एमसीडी हैं तीनों, वो बैठकर सलाह मशवरा करके सबके भले की बात नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, सहयोग भी करेंगे, खूब सहयोग भी करेंगे, धरना भी करना है, प्रदर्शन भी करना है, आंदोलन भी करना है, मोर्चाबंदी भी करना है, उपवास भी करना है और सहयोग भी कर रहे हैं। आप देखते जाइए, मौत के आंकड़े को फर्जी बताना है, डॉक्टर्स को अपमानित करना है, कोरोना योद्धाओं के ऊपर क्वेश्चन करना है और सहयोग भी कर रहे हैं। आपने अभी यहां पर बताया कितने हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, मैं गिना दे रहा हूं। उन्होंने जीटीबी का जिक्र किया, यह महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह है महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। यह बताती है लोकनायक जयप्रकाश नारायण में 2000 बेड, राजीव गांधी स्पेशलिटी में 500 बेड, जीटीबी में 1500 बेड, दीपचंद बंधु में 200 बेड, राजा हरीशचंद हॉस्पिटल में 200 बेड, 4400 बेड सिर्फ और सिर्फ दिल्ली राज्य सरकार के हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बता दे रहा हूं, एम्स में 850, सफदरजंग में 250, आरएमएल में 100, लेडी हार्डिंग में 60, 1260, मात्र 1260 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कोरोना बेड सुरक्षित हैं और 3500 बेड एमसीडी के। आज कह रहे हैं हमसे मांग लीजिए, हमसे ले लीजिए। अरे भाई, आप चलाते हैं उस हॉस्पिटल को, एक भी बेड एमसीडी का 3500 में से एक भी बेड आपने कोरोना के लिए सुरक्षित नहीं किया। तो आपको सिर्फ अगर राजनीति करना है, आरोपित करना, मेरे सवाल का आप खुद जवाब दे रहे हैं कि पहली बात तो जवाब नहीं दूंगा, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना कि भाई आपने तीनों का जिक्र कर दिया, किसके पास कितने बेड हैं? आपके पास 4000 से ज्यादा हैं, दिल्ली के पास 1200 हैं, 3500 एमसीडी के पास हैं। अरे सब मिल जाओ ना, तो ये 7,500-8 हजार बेड हो गए, मिलकर लड़ लो, आपत्ति क्या है? सरल सवाल, जवाब नहीं मिल रहा है। अंतिम पड़ाव, सबसे बड़ा सवाल का, राजनीति हावी है। कोरोना से लड़ाई नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं। साथ चल सकते हैं या नहीं चल पाएंगे? डॉक्टर वली, लास्ट कमेंट। बहुत जरूरी है, ये सब कर सकते हैं हम कॉपरेशन के साथ। मैं आपका बहुत अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करवा रहा हूं। आईसीएमआर की अभी गाइडलाइंस आई हैं कि सब कोविड पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स को 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दीजिए। 70% लोगों की मुसीबत खत्म हो गई है इस मैसेज के साथ, विटामिन सी के साथ और जिंक के साथ। ये बहुत अच्छा मैं आपको मैसेज देके जा रहा हूं। हमारे पास सब कुछ है, हो सकता है थोड़े दिन में हम जनरल पब्लिक में भी ऐसी कुछ दवा का अनाउंसमेंट करें, इसलिए घबराइए नहीं। अपने नियर एंड डियर्स के साथ रहिए, एल्डर्स को अलग रखिए, मास्क लगाइए और अच्छी बातें कीजिए। कोविड का मुकाबला लड़के कीजिए, यूनिटी रखिए, कल जैसा माहौल रखिए और बहुत अच्छा होगा। धारावी से हमको जो है शिक्षा लेनी चाहिए। धारावी में पॉजिटिविटी खत्म हो गई है, केसेस खत्म हो गए हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं। हमको बेंगलोर से शिक्षा लेनी चाहिए, हमको बांग्लादेश में जो दवाई चल रही है उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए। वहां उन्होंने 4 दिन के अंदर टेस्ट नेगेटिव किए हैं, कई न्यूज तो अच्छी खबर आपने दी है। हमें साथ रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा और तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। आपस में हम लड़ना बंद करें, इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।